हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज तक तो आप सभी ने कोलंबिया और मेक्सिको के बड़े बड़े ड्रग स्मगलर्स और ड्रग कार्टेल्स के बारे में सुना होगा, जिन्होंने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी थी। मगर आज मैं आप सभी को एक ऐसे स्मगलर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो अमेरिका के इतिहास का पहला ब्लैक ड्रग स्मगलर बना। ड्रग स्मगलर होने के साथ साथ आगे चलकर ये एक बहुत बड़ा गैंगस्टर भी बन गया, जो दिन दहाड़े लोगों को गोली मार देता था। और एक वक्त ये इतना पावरफुल हो चुका था कि अमेरिका के बड़े बड़े सेलिब्रिटी इवेंट्स में से इनवाइट किया जाने लगा। ये स्मगलर आगे चलकर इतना मशहूर हुआ कि इस पर हॉलीवुड ने पूरी एक फिल्म बना डाली। मगर इस फिल्म में दिखाई गई बहुत सारी बातें सच्चाई से बहुत अलग हैं, जो आज मैं आपको इस कहानी में बताने वाला हूँ और जो अपने आप में बहुत ख़तरनाक और दिल दहला देने वाली हैं। तो आखिर क्या नाम था इस स्मगलर का, कैसे वो अपनी स्मगलिंग को अंजाम देता था और कैसे वो पुलिस के हाथ लगा, ये आपको झकझोर कर रख देगा। कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क के पास बसे हार्लेम से, जहां एक सुबह एक ब्लैक शख्स दूसरे ब्लैक आदमी को दिन दहाड़े 4 गोलियां मार देता है। ये चारों गोलियां पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसके सर में मारी गई थी, जिसकी वजह से वो वहीं गिर जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जिस शख्स को गोली मारी गई थी उसका नाम टैंगो था और उसने गोली मारने वाले से कुछ पैसे उधार लिए थे, जो वो वापस नहीं कर रहा था, और उसकी कीमत उसे अपनी जान से चुकानी पड़ी। जिस शख्स ने ये गोली चलाई थी वो सभी को ये मैसेज देना चाहता था कि उसके साथ अगर कोई भी धोखाधड़ी करेगा तो वो उसका यही हाल करेगा, और इस शख्स का नाम था फ्रैंक ल्यूकस। 70 का दशक न्यूयॉर्क के लिए एक बहुत ख़तरनाक दौर था, क्योंकि इस वक्त इटालियन क्राइम फैमिलीज़ का पूरे न्यूयॉर्क में दबदबा और कब्जा था, और यही वजह थी कि वो अपने आगे किसी को भी टिकने नहीं देते थे। इसी दौरान एक ब्लैक शख्स ने इसी इटालियन माफिया को पीछे छोड़ते हुए कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ना शुरू किया, और एक वक्त ऐसा आया जब वो एक दिन में $1 मिलियन तक कमाने लगा, जो कहने और सुनने में तो नामुमकिन लगता है, मगर 70 के दशक में ये सच में हुआ और फ्रैंक ल्यूकस इटालियन माफिया मोनोपोली को तबाह करने में कामयाब हो गया। फ्रैंक ल्यूकस की ज़िंदगी पर एक अवार्ड विनिंग मूवी भी बनाई गई, जिसका नाम था अमेरिकन गैंगस्टर, और जो सन 2007 में रिलीज़ की गई। मगर इस मूवी के रिलीज़ होने के बाद इस पर उंगलियां उठने लगी, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस मूवी में सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है और कई ऐसी बातें हैं जो वो मूवी में दिखाई ही नहीं गई। बहरहाल इस मूवी की अनकही सच्चाई को मैं आगे की कहानी में आप लोगों को बताऊंगा, मगर इससे पहले हमें फ्रैंक ल्यूकस के अतीत में जाना होगा, जिससे हमें ये पता चल सके कि उसने क्राइम का रास्ता क्यों चुना और कैसे वो इतना खूंखार स्मगलर और गैंगस्टर बना। फ्रैंक ल्यूकस का जन्म 9 सितंबर सन 1930 को नॉर्थ कैरोलिना में हुआ, और उसने अपना बचपन उस दौर में गुजारा जब पूरा अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा था। ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस था जिसने पूरे अमेरिका को अपनी गिरफ्त में ले रखा था, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, बैंक्स का फेल होना और गरीबी अपनी चरम सीमा पर थी, और ख़ास करके वो अमेरिकन अफ्रीकन फैमिलीज ज़्यादा परेशान थीं जो खेती बाड़ी किया करते थे। बहरहाल फ्रैंक जब तक 6 साल का हुआ तब उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे झंझोड़ कर रख दिया, और यहीं से उसकी ज़िंदगी ने वो मोड़ लिया जिसने उसे एक आम लड़के से एक स्मगलर और गैंगस्टर बना दिया। हुआ यूं कि फ्रैंक एक रोज़ अपने कमरे में बैठा था कि तभी उसे ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आने लगती हैं। ये आवाज़ें उसे घर के दूसरे हिस्से से आ रही थी, और ये चीखों की आवाज़ उसके 12 साल के भाई की थी, जो मदद के लिए रो रहा था। यह आवाज़ सुनते ही फ्रैंक फ़ौरन अपने रूम से बाहर की तरफ भागता है, और अभी वो हॉल में पहुंचा ही था कि तभी वो देखता है कि एक आदमी के हाथ में एक गन है, और वो ये गन उसके भाई के मुंह के अंदर डाला हुआ था। अभी इससे पहले वो कुछ समझ पाता कि तभी गन चलने की बहुत तेज़ आवाज़ होती है, जिसके बाद उसके भाई के कुछ दांत ज़मीन पर गिरते हैं और वो मुंह के बल वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। उसके सर में बुलेट से इतना बड़ा होल हो चुका था कि उसमें एक फुटबॉल फिट हो सकता था, और वो मौके पर ही दम तोड़ चुका था। उसके भाई को मारने वाले 5 वाइट लोग थे, और उन्होंने उसे सिर्फ इसीलिए जान से मार दिया क्योंकि उसने एक वाइट लड़की को घूर कर देख लिया था, और ये रेसिज्म का वो दौर था जिससे पूरा अमेरिका और ब्लैक लोग जूझ रहे थे। क्योंकि फ्रैंक ने बहुत बेरहमी से अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था, जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ टूट सा गया, और उसी दिन वो फैसला करता है कि वो क्राइम के रास्ते को चुनेगा। अब जैसे जैसे फ्रैंक बड़ा होता जा रहा था, उसने शराब के नशे में धुत लोगों को लूटना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ वो ट्रक भी चलाने लगा। मगर जब वो ट्रक ओनर की बेटी के साथ सोते पकड़ा गया तब उसकी अपने बॉस से हाथापाई हो गई, जिसमें उसने बॉस के सर पर लोहे के पाइप से मारकर उसे बेहोश कर दिया। बॉस को बेहोश करने के बाद उसने कैश रजिस्टर से $400 चुराए और फिर उस पूरी जगह में आग लगा दी, और यही वजह थी कि नॉर्थ कैरोलिना में अब उसका नाम अलग अलग क्राइम्स के साथ जुड़ता जा रहा था। इस बात को लेकर फ्रैंक की माँ बहुत परेशान रहने लगी, और उन्हें अब हर वक्त ये डर सताने लगा कि या तो उनका बेटा जेल चला जाएगा या मारा जाएगा, और यही वजह थी कि वो फ्रैंक से कहती हैं कि वो न्यूयॉर्क चला जाए।
16 साल की उम्र में फ्रैंक न्यूयॉर्क के एक एरिया हार्लेम चला गया, मगर चूंकि वो क्राइम के रास्ते पर चलने का फैसला कर चुका था, इसलिए यहाँ भी उसने अपने गलत कामों का सिलसिला शुरू कर दिया। अपने क्राइम्स की शुरुआत उसने ज्वेलरी शॉप लूटने से की, जिसमें वो कभी शॉप ओनर को मारता तो कभी गार्ड का जबड़ा तोड़ देता, और तभी उसे ये एहसास होने लगा कि अब उसे ताकत के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना होगा ताकि वो और बड़ी लूट को अंजाम दे सके। अब उसने एक गन खरीद ली, जिसकी नोक पर वो लोकल बार्स और छोटे मोटे जुए के अड्डों को लूटने लगा, और इसी दौरान हार्लेम के अंडरग्राउंड माफिया बम्पी जॉनसन की नज़र फ्रैंक पर पड़ जाती है। हार्लेम इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था, क्योंकि इस वक्त कई घरों में लाइट और पानी नहीं हुआ करता था, और इसके पीछे की वजह थी चूहे, जिन्होंने सारे पाइप्स और तार काट रखे थे। पूरे हार्लेम में बेरोजगारी और क्राइम अपनी चरम सीमा पर था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग सड़कों पर वाइट पाउडर यानी कोकेन बेचा करते थे, और इस पूरे रैकेट के पीछे जो मास्टरमाइंड था वो कोई और नहीं, बम्पी जॉनसन ही था। अमेरिकन गैंगस्टर मूवी के मुताबिक फ्रैंक को बम्पी का राइट हैंड और ड्राइवर दिखाया गया है, जबकि सच्चाई इससे थोड़ी अलग है, क्योंकि बम्पी जॉनसन की बीवी का कहना था कि फ्लैश वॉकर नाम का एक क्रिमिनल था और वही बम्पी का राइट हैंड हुआ करता था, मगर बम्पी की मौत से 2 साल पहले फ्लैश ने उसे धोखा दे दिया, जिसके बाद फ्रैंक बम्पी का राइट हैंड बन गया। बम्पी के मरने के बाद पूरे हार्लेम में जैसे एक अफरा तफरी मच गई, क्योंकि पहले जो भी कोकेन हार्लेम की सड़कों पर बिकता था वो इटालियंस बम्पी को सप्लाई करते थे, जिसके बाद बम्पी इस पूरे कोकेन को हार्लेम की सड़कों पर डिस्ट्रीब्यूट करवा देता था। मगर बम्पी के मरने के बाद ये सारा सिस्टम बिगड़ गया। कोकेन को सप्लाई करने के लिए जिन रास्तों का भी इस्तेमाल किया जाता था, उन पर पुलिस अब नज़र रखने लगी, क्योंकि वो सभी इस धंधे में अब अपना भी हिस्सा चाहते थे, और यही वजह थी कि 1 किलो कोकेन का दाम $50,000 तक पहुंच गया। फ्रैंक ये बात बहुत अच्छी तरह समझ चुका था कि अब इटालियंस ने इस कोकेन और पुलिस पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है, और इन दामों पर अब वही पैसे कमा सकते हैं। हालांकि कोकेन लेकर बेचने का एक और रास्ता था, और वो था पुलिस से जब्त किया गया कोकेन लेकर बेचा जाए, मगर इसके दाम भी काफ़ी ज़्यादा थे, और चूंकि उसे पुलिस से नफरत भी थी, क्योंकि उन्होंने उसके भाई के कातिलों को अभी तक नहीं ढूंढा था, और इसीलिए वो पुलिस के साथ काम ना करने का फैसला करता है। फ्रैंक के दिमाग में अब दिन रात एक ही बात घूम रही थी, और वो ये थी कि अब उसे सही दाम पर कोकेन का इंतज़ाम करना होगा ताकि वो इसे बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा सके, और इसीलिए वो एक होटल रूम में एक रूम रेंट पर लेता है, अपने रूम से फ़ोन हटवा देता है और बाहर की दुनिया से पूरी तरह कांटेक्ट ख़त्म कर देता है। वो ऐसा इसीलिए कर रहा था ताकि अकेले कमरे में बैठकर वो ये सोच सके कि आगे उसे करना क्या है और कोकेन को अमेरिका तक लाना कैसे है। वो अब किसी भी कीमत पर इटालियंस की मोनोपोली को तबाह करना चाहता था और एक बेहद अमीर इंसान बनना चाहता था, और तभी उसके दिमाग में 3 बातें आती हैं। पहली बात यह थी कि उस वक्त टीवी पर कुछ ऐसे शोज़ दिखाए जाते थे जिनमें वियतनाम में मौजूद अमेरिकन सोल्जर्स के बारे में दिखाया जाता था जो कोकेन के आदी हो चुके थे। दूसरी बात यह थी कि एक मिलिट्री का आदमी जिसे फ्रैंक जानता था, उसने फ्रैंक को ये बताया था कि वियतनाम में प्योर और बेहतरीन क्वालिटी का कोकेन मिलता है जो हार्लेम में बिकने वाले डाइल्यूटेड कोकेन से कई गुना ज़्यादा बेहतरीन है। तीसरी बात यह थी कि फ्रैंक का वियतनाम में एक रिश्तेदार था जो यूएस आर्मी में सार्जेंट रह चुका था, और उसका नाम था लेस्ली एटकिंसन, और इसे मूवी में फ्रैंक का कज़न दिखाया गया है, जबकि रियलिटी में ये फ्रैंक की कज़न सिस्टर का हस्बैंड था। बहरहाल सभी पहलुओं पर बहुत बारीकी से सोचने के बाद फ्रैंक को लगने लगता है कि उसे ये प्योर कोकेन डायरेक्ट ख़रीदना होगा, और इसीलिए वो अपने रिश्तेदार लेस्ली के कनेक्शन का इस्तेमाल करके वियतनाम के लिए रवाना हो जाता है। क्योंकि आर्मी में मौजूद हर ब्लैक शख्स से लेस्ली के बहुत अच्छे कनेक्शंस थे, और इसीलिए फ्रैंक और लेस्ली कुछ आर्मी सोल्जर्स को अपने साथ लेते हैं और जंगल के लिए रवाना हो जाते हैं। जंगल में कई हफ्ते इधर उधर भटकने के बाद आखिरकार उनके हाथ एक मैन्युफैक्चरर लग जाता है। चूँकि लेस्ली वियतनाम में काफ़ी वक्त से रह रहा था और इसीलिए वो काफ़ी अच्छी वियतनामीज़ भाषा बोलने और समझने लगा था, और उसी ने इस कोकेन मैन्युफैक्चरर से सारी बातचीत की जिसके साथ उनकी डील हो रही थी। इस मैन्युफैक्चरर से फ्रैंक ने लगभग 134 किलो प्योर कोकेन खरीदा, जो उसे $4200 पर किलो के हिसाब से मिला, जबकि हार्लेम में बहुत घटिया क्वालिटी का कोकेन भी $50,000 पर किलो के हिसाब से बिक रहा था। हालांकि अमेरिकन गैंगस्टर मूवी के मुताबिक फ्रैंक और लेस्ली को ये कोकेन बहुत आसानी से मिल गया था, मगर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी, क्योंकि मैन्युफैक्चरर की तलाश में जब वो वियतनाम के जंगलों में भटक रहे थे तब उन पर कई बार लोकल क्रिमिनल्स ने अटैक किया, जिसकी वजह से उनके बीच कई बार फायरिंग और हाथापाई हुई। इस परेशानी के अलावा फ्रैंक की तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई और उसे कई बार बुखार ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से वो काफ़ी कमज़ोर भी हो गया।
बहरहाल इतनी परेशानियां झेलने के बाद वो लोग ड्रग्स का इंतज़ाम कर चुके थे और तब लेस्ली अपने कारपेंटर दोस्त से कांटेक्ट करता है और उसे हूबहू वैसे 28 कॉफिन्स बनाने के लिए कहता है जैसे गवर्नमेंट बनाती है। कॉफिन्स तैयार होने के बाद जब लेस्ली ने उन्हें देखा तब वो चौंक गया, क्योंकि ये हूबहू वैसे ही बने थे जैसे वो चाहता था, मगर साथ ही साथ इन कॉफिन्स के नीचे खुफिया जगह भी बनाई गई थी जिसमें ड्रग्स छुपाकर उसे ट्रांसपोर्ट किया जा सके। ये काम होने के बाद फ्रैंक और लेस्ली ने एक आर्मी जनरल को $1 लाख की रिश्वत भी खिलाई ताकि जंगल से निकलने पर वो इन कॉफिन्स को चेक न करे और फिर समंदर के रास्ते ये सारा कोकेन अमेरिका स्मगल कर दिया गया। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद इस सारे कोकेन को कॉफिन से निकाला गया और फिर इसे हार्लम की अलग अलग लोकेशंस जैसे गराज, लॉन्ड्री और उन दूसरी जगहों पर पहुंचा दिया गया जिसे फ्रैंक का कज़न भाई कंट्रोल करता था। अब फ्रैंक ने इस ड्रग्स बिजनेस में मिडलमैन जैसे इटालियंस और पुलिस को हटा दिया था और अब वो बहुत हाई क्वालिटी का कोकेन और हेरोइन डायरेक्ट हार्लम में बेचने लगा। इस कोकेन को महज 10 से 15% तक डाइल्यूट किया जाता और उसके बाद वो इसे $42,000 पर किलो के हिसाब से बेच देता, जो उसकी ख़रीदे हुए दाम से 10 गुना ज़्यादा था। और इस तरह हार्लेम के लोगों को प्योर कोकेन काफ़ी कम दाम में मिलने लगा। ये फ्रैंक की ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और अब वो एक दिन में $1 मिलियन तक कमाने लगा, जिसके बाद वो मनी लॉन्ड्रिंग और कई लीगल बिजनेस में शामिल हो गया। क्योंकि फ्रैंक के सभी लीगल बिजनेस अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे और तभी वो फैसला करता है कि वो अपने सभी बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए इटालियन माफिया वाला तरीके का इस्तेमाल करेगा। ये तरीका पाब्लो एस्कोबार के तरीके से भी काफ़ी मिलता जुलता था और इसीलिए वो अब अपने करीबी रिश्तेदारों को नॉर्थ कैरोलिना से न्यूयॉर्क बुलाना शुरू करता है। ये वो लोग थे जिन पर फ्रैंक आंख बंद करके भरोसा कर सकता था और वो इन्हीं लोगों के ज़रिए अपने सारे लीगल बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना शुरू करता है। हालांकि मूवी में जो सीन दिखाया गया है जिसमें फ्रैंक टैंगो के सर में गोली मारता है वो सच में हुआ था और ये सन 1966 में हुआ था जब बम्पी जॉनसन जिंदा था। ये तब की बात है जब फ्रैंक ना तो स्मगलर बना था और ना ही वो बम्पी जॉनसन के लिए काम करता था और इस मर्डर के पीछे की वजह ये थी कि टैंगो ने फ्रैंक से $5,000 ले रखे थे और वो इसे वापस नहीं कर रहा था। फ्रैंक को लगने लगता है कि अगर उसने अपने पैसे वापस नहीं लिए तो उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी और ये उसके बिज़नेस के लिए अच्छा नहीं होगा और इसीलिए वो दिन दहाड़े सबके सामने 4 गोलियां टैंगो के सर में उतार देता है। मूवी में दिखाया गया है कि फ्रैंक ल्यूकस एक बहुत आम जिंदगी गुजारता था, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसके पास एक रोल्स रॉयस, एक मर्सिडीज और कुछ स्पोर्ट्स कार भी थी। वो आम कपड़े पहनकर नॉर्मल कार में तभी घूमता था जब उसे ये पता करना होता था कि हार्लेम की सड़कों पर चल क्या रहा है और इसके लिए वो अपना भेष बदलकर कार में घूमता था। मूवी में फ्रैंक को एक आम जिंदगी जीने वाला इसीलिए दिखाया गया है क्योंकि दूसरे ड्रग डीलर्स के मुकाबले वो काफ़ी समझदार और सुलझा हुआ था। मिसाल के तौर पर अमेरिकन गैंगस्टर मूवी में ड्रग डीलर निकी बांस के बारे में दिखाया गया है, जिसने न्यूयॉर्क टाइम्स को अपना इंटरव्यू देने के लिए बाकायदा शूट कराया था, जिसकी हेडलाइन थी दिस इज़ निकी बांस और वो हार्लेम का सबसे बड़ा ड्रग डीलर है, मगर क्या वो इसे साबित कर सकते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि उसे शो ऑफ करने की आदत थी, जबकि फ्रैंक इन सबसे बिल्कुल अलग था। बहरहाल मूवी के रिलीज़ होने के बाद निकी बांस का कहना था कि उसके बारे में सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है और उसने आज तक जो भी ड्रग्स बेचा है वो सभी इटालियन से लेकर ही बेचा है। फिल्म के एक सीन के बारे में उसका ये भी कहना था कि फ्रैंक उस पर चिल्लाता है और उसके ड्रग्स को ब्लू मैजिक बुलाता है, जबकि असलियत में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इस पूरी मूवी में चीज़ों को इतने अलग तरीके से दिखाया गया है जिसकी वजह से कई बड़े लोग इसके खिलाफ हो गए और इस पर उंगली उठाने लगे और उनका यही कहना था कि ये मूवी सच्चाई से बिल्कुल अलग है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि अमेरिकन गैंगस्टर मूवी को अपने सारे ऑस्कर नॉमिनेशन से हाथ धोना पड़ा और साथ ही साथ फेडरल जज स्टर्लिंग जॉनसन का कहना था कि डेंजल वॉशिंगटन ने फ्रैंक लूकस का जो रोल प्ले किया है वो असली फ्रैंक लूकस से बिल्कुल अलग है। उनका कहना था कि फ्रैंक असलियत में गुस्सैल और ख़तरनाक शख्स था और उसके पूरे बिजनेस को चलाने के पीछे लेस्ली एटकिंसन का हाथ था, जो उसकी कज़न सिस्टर का हस्बैंड था। हालांकि इस फेडरल जज की रेपुटेशन भी बहुत अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उसकी बातों को बहुत सीरियसली नहीं लिया गया और उसके मुताबिक फ्रैंक के बिजनेस का दिमाग लेस्ली था, जबकि फ्रैंक की गिरफ्तारी के बाद उसके घर से $5 लाख जब्त किए गए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि फ्रैंक इन सारे कमाए हुए पैसों से आखिर करता क्या था, जिसका जवाब यह है कि वो अलग अलग ड्रग डीलर्स को अपने साथ करने लगा ताकि वो उसके लिए काम कर सकें। हालांकि ये मूवी में भी दिखाया गया है, मगर मूवी रिलीज़ होने के बाद कई ड्रग डीलर्स ने यूनिवर्सल पिक्चर्स पर यह कहते हुए केस कर दिया कि मूवी में उनके बारे में जो भी दिखाया गया है वो सब झूठ है और उन्हें बदनाम किया जा रहा है।
हालांकि उन सभी ने बाद में ये केस वापस ले लिया क्योंकि उन्हें ये समझ आ गया था कि अगर इस केस की बारीकी से छानबीन की गई तो उनके किए गए क्राइम्स और कई करप्ट पुलिस ऑफिसर्स के नाम सामने आ जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि चुप रहा जाए। इस बात से एक नया एंगल और निकलकर सामने आया और वो ये था कि बिना किसी के सपोर्ट के इतना बड़ा इलीगल एम्पायर खड़ा करना नामुमकिन था, और वो सपोर्ट कोई और नहीं बल्कि वहाँ की करप्ट पुलिस कर रही थी। ये वो दौर था जब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सबसे करप्ट डिपार्टमेंट हुआ करता था, और सन 1977 आते आते 70 में से 52 ऑफिसर्स को इसीलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो करप्शन में शामिल थे। अमेरिकन गैंगस्टर मूवी के मुताबिक फ्रैंक के इलीगल बिजनेस एम्पायर के डूबने की शुरुआत एक बॉक्सिंग मैच से हुई, जहां वो एक $50,000 का फर कोट पहनकर पहुंच गया था, और यहीं से पुलिस को पता चला कि बम्पी जॉनसन के मरने के बाद हार्लेम में ड्रग स्मगलिंग और बाकी इलीगल क्राइम्स के पीछे किसका हाथ है। हालांकि ये फर कोट $50,000 का नहीं बल्कि असलियत में $1,30,000 का था, और दूसरी सबसे अहम बात ये थी कि वहाँ मौजूद कई लोगों और कई पुलिस ऑफिसर पहले से ही फ्रैंक के बारे में जानते थे, क्योंकि हर पुलिस ऑफिसर को रिश्वत खिलाना मुमकिन नहीं था। फ्रैंक इस फर कोट में किसी राजा की तरह लग रहा था, और उसकी ग्रैंड एंट्री देखकर सबकी नज़रें उसी पर टिक गईं, जिसकी वजह से लोग उसके बारे में बात करने लगे और उस पूरे इवेंट का अट्रैक्शन वो बन गया। बॉक्सिंग मैच के दौरान फ्रैंक सबसे आगे वाली सीट पर बैठा, जबकि इटालियन माफिया जैसे फ्रैंक सिनाट्रा, डस्टिन हॉफमैन और बारबरा स्ट्रीसेंट जैसे लोग उसके पीछे वाली सीट पर बैठे थे। फ्रैंक इस पूरे इवेंट में किसी सुपरस्टार की तरह लग रहा था, जिसके सामने अंडरवर्ल्ड और माफिया के बड़े बड़े दिग्गज फीके पड़ रहे थे, और हद तो तब हो गई जब मैच से पहले दोनों महान बॉक्सर मोहम्मद अली और जो फ्रेजर ने फ्रैंक से खुद मुलाकात की। ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था, और ये बात इटालियन माफिया और वाइट पुलिस ऑफिसर्स को चुभ गई कि एक ब्लैक शख्स इतना पावरफुल कैसे बन गया, और यहीं से शुरुआत होती है फ्रैंक के पूरे क्रिमिनल एम्पायर के डूबने की। अब पुलिस फ्रैंक के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुट जाती है, मगर ये मूवी में दिखाया गया जितना आसान नहीं था, क्योंकि फ्रैंक की गिरफ्तारी से कई हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को नुकसान पहुंचने वाला था। बहरहाल इस बॉक्सिंग मैच के 4 साल बाद पुलिस पहले फ्रैंक के कजिन भाई को गिरफ्तार करती है और फिर फ्रैंक तक पहुंच जाती है। मूवी के मुताबिक फ्रैंक को चर्च से गिरफ्तार किया गया था, मगर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी, क्योंकि फ्रैंक और उसकी बीवी को एक रेड के दौरान उनके घर से गिरफ्तार किया गया था, और ये उस दौरान हुआ जब फ्रैंक की बीवी पैसों से भरे सूटकेस बाथरूम से बाहर फेंक रही थी। फ्रैंक की गिरफ्तारी के साथ एक और दिलचस्प पहलू जुड़ा हुआ था, और वो ये था कि गिरफ्तारी के वक्त उसके पास से $5,84,000 बरामद हुए थे, जो पुलिस ने जब्त कर लिए, जबकि फ्रैंक का खुद कहना था कि उसके घर पर $10 मिलियन से भी ज़्यादा कैश रखा हुआ है। इस बात को कंफर्म करने के लिए फ्रैंक पर एक पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया गया, जिससे ये साबित हो गया कि फ्रैंक जो कुछ भी बता रहा है वो सच है, और ये आज तक पता नहीं चल पाया कि बाकी $9.5 मिलियन आखिर गए कहाँ। बहरहाल कोर्ट ट्रायल के दौरान फ्रैंक को 70 साल की सज़ा सुनाई जाती है, मगर साथ ही साथ कोर्ट उससे ये भी कहता है कि अगर वो बाकी ड्रग डीलर्स और करप्ट ऑफिसर्स को पकड़ने में उनकी मदद करेगा तो उसकी सज़ा को कम कर दिया जाएगा। अब फ्रैंक एक एक करके ड्रग स्मगलिंग में शामिल और करप्ट ऑफिसर्स के बारे में पुलिस को बताना शुरू करता है, और उसके इसी कॉपरेशन की वजह से उसकी सज़ा को 70 साल से कम करके 5 साल कर दिया जाता है, और वो जेल से सन 1981 में रिहा हो जाता है। हालांकि रिहा होने के 3 साल बाद ही सन 1984 में उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इस बार भी उसे उन्हीं क्राइम्स के लिए गिरफ्तार किया गया जो वो पहले करता था। इस बार ऐसा लग रहा था कि अब फ्रैंक को उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रिची रॉबर्ट्स नाम के जिस एडवोकेट ने फ्रैंक का केस लड़ा था, उसे जैसे ही पता चला कि फ्रैंक दोबारा गिरफ्तार हो गया है, उसने फिर से फ्रैंक से कांटेक्ट किया और उसका केस फिर से लड़ने लगा। चूँकि रिची रॉबर्ट्स एक मंझा हुआ वकील था, और इसीलिए वो फ्रैंक को उम्र कैद की सज़ा से बचा लेता है, और उसे महज 7 साल की सज़ा होती है, जो कि अपने आप में एक चमत्कार था। जेल में अपनी सज़ा काटने के दौरान फ्रैंक लूकस अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना शुरू करता है, या यूँ कहें कि दूसरी बार जेल जाने के बाद उसकी ज़िंदगी को एक नई दिशा मिल गई। जेल से रिहा होने के बाद उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अब वो ये सब कुछ छोड़ चुका है और किसी को भी इस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इस रास्ते पर सिर्फ अंधेरा, तकलीफ़ें और मौत है। उसने ये भी कहा कि आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करें उससे किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, और आप हमेशा एक सुकून भरी और आज़ाद ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि जब वो जेल गया था तब वो बेहद अमीर था, मगर जब वो जेल से लौटा तब वो पूरी तरह टूट चुका था। फ्रैंक का कहना था कि उसे सबसे ज़्यादा पछतावा इस बात का है कि वो अपने बच्चों का बचपन नहीं देख पाया, और अपनी ज़िंदगी के आखिरी कुछ साल उसे व्हील चेयर पर गुजारने पड़े, क्योंकि एक कार एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर टूट गए थे।
30 मई सन 2019 को फ्रैंक ने 88 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया और उसका नाम अमेरिका के इतिहास के सबसे ख़तरनाक स्मगलर्स में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।